Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 research aptitude. It is part 9. Question number 1. Interpretation paradox is the term normally used in. Interpretation paradox टर्म को नॉर्मली यूज किया जाता है ऑप्शन ए हिस्टोरिकल रिसर्च, ऑप्शन बी क्रॉस कल्चरल रिसर्च, ऑप्शन सी कंटेंट एनालिसिस, ऑप्शन डी इथिकल रिसर्च। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रॉस कल्चरल रिसर्च। देखो जो पैराडॉक्स का मतलब क्या है? पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट अपीयर्स टू कॉन्ट्राडिक्ट। इसका क्वेश्चन 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी क्रॉस कल्चरल रिसर्च। क्रॉस कल्चरल रिसर्च में इंटरप्रिटेशन पैराडॉक्स टर्म को नॉर्मली यूज किया जाता है। क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्या होता है? क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर रिसर्च डिजाइन दैट कंपेयर्स ह्यूमन बिहेवियर अक्रॉस 2 और मोर कल्चर। 2 और उससे ज्यादा कल्चर का ह्यूमन बिहेवियर को कंपेयर किया जाता है क्रॉस कल्चरल रिसर्च में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट इज नोन एज। थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट के साथ इन्वॉल्विंग रिलेशनशिप का प्रेडिक्शन और भविष्यवाणी जो होता है उसको जाना जाता है ऑप्शन ए ऑपरेशनल हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी जनरल हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। जो थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट को इन्वॉल्विंग जो रिलेशनशिप का प्रेडिक्शन किया जाता है उसको बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस क्या होता है? Conceptual hypothesis is a predictive statement connecting 2 or more variables based on the proposition of a theory. थ्योरी का प्रोपोजिशंस के ऊपर बेस्ड करके 2 और उससे ज्यादा वेरिएबल के कनेक्शन के बारे में प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट देना ही होता है कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस। उसके बाद ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस मतलब क्या है? हाउ द डिफरेंट वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जो डिफरेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेटेड है उसको बोला जाता है ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। हाउ द डिफरेंट वेरिएबल आर रिलेटेड टू ईच अदर। उसके बाद जनरल हाइपोथेसिस। जनरल हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव। जनरल हाइपोथेसिस टेंटेटिव होता है। स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फेनोमेना, कोई भी फेनोमेना का बारे में स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जिसको एक्सपेरिमेंटल डाटा के द्वारा रिजेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टू टेल्ड हाइपोथेसिस भी बोला जाता है, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल का डिफरेंस और रिलेशनशिप के कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन के बारे में तो बता देता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करता। वही होता है नॉन डायरेक्शनल। कोई रिलेशन के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन अवॉइड्स। द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन अवॉइड करता है ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेटिव पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन बी सैनिटाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऑप्शन सी ग्रुप कंपैरिजन, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सैनिटाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। द पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन अवॉइड्स करता है सैनिटाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स को। देखो पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन में जो पार्टिसिपेंट को असाइन किया जाएगा वो सब रैंडमली किया जाएगा। रैंडमली पार्टिसिपेंट को असाइन किया जाएगा एंड देन उस पार्टिसिपेंट को 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट देने के बाद उसका
पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा एंड जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसका भी पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा एंड देन दोनों ग्रुप का जो रिजल्ट है, टेस्ट का रिजल्ट है, उसको कंपेयर किया जाएगा। यही होता है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तो इसमें अवॉइड किया जाता है सैनिटाइजेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन रिसर्च हैज द फॉलोइंग स्टेप, व्हिच आर दे। रिसर्च में डिडक्शन प्रोसेस का कौन कौन सा स्टेप है? ए, फोटोकॉपिंग द रिसर्च मटेरियल्स, बी, थ्योरी, सी, हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन, डी, डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, कंफर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, ई, प्रिपेयरिंग द इंडेक्स। चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो एट फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड लगाओ। ये क्या दिया हुआ है? फोटोकॉपिंग द रिसर्च मटेरियल। रिसर्च मटेरियल को फोटोकॉपी करना कोई डिडक्शन रिसर्च का प्रोसेस में नहीं आता। कोई फोटोकॉपी करना रिसर्च का स्टेप नहीं है, तो ए नहीं आएगा। ए देखो ऑप्शन 1 में ए है, तो इसका मतलब ए नहीं आएगा। उसके बाद देखो थ्योरी, बी, थ्योरी आएगा। डिडक्शन में थ्योरी से ही हाइपोथेसिस बनता है। सी, हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन, ए भी आएगा। डी, डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, कंफर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, डी भी आएगा। ई क्या है? ई, प्रिपेयरिंग द इंडेक्स। इंडेक्स प्रिपेयर करना कोई रिसर्च का प्रोसेस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सी एंड डी, ऑप्शन 2, बी, सी एंड डी। थ्योरी, हाइपोथेसिस एंड डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग्स, कंफर्मेशन और रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, ये तीनों करेक्ट है। ये तीनों डिडक्शन रिसर्च का प्रोसेस में आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, मिडिल रेंज थ्योरीज आर द फोकस ऑफ एम्पिरिकल इंक्वायरी। मिडिल रेंज थ्योरी मेनली फोकस करता है एम्पिरिकल इंक्वायरी के बारे में। इट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। उसके बाद स्टेटमेंट 2, अनलाइक ग्रांड थ्योरीज, मिडिल रेंज थ्योरी फंक्शन इन ए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। अनलाइक ग्रांड थ्योरीज, मिडिल रेंज थ्योरी का फंक्शन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में मिडिल रेंज थ्योरी का काम होता है। मिडिल रेंज थ्योरीज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। देखो स्टेटमेंट 1, मिडिल रेंज थ्योरी, ये डेवलप किया है। मिडिल रेंज थ्योरी डेवलप्ड बाय रॉबर्ट के मेर्टन। रॉबर्ट के मेर्टन ने डेवलप किया है मिडिल रेंज थ्योरी। इसका एम किया था इंटीग्रेटिंग थ्योरी एंड एम्पिरिकल रिसर्च। इंटीग्रेटिंग थ्योरी एंड एम्पिरिकल रिसर्च। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, in the systematic sampling one can choose unit directly from the sampling frame without opting for a table of random numbers। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में कोई भी डायरेक्टली सैम्पलिंग फ्रेम में से कोई भी यूनिट को चूज कर सकता है, कोई रैंडम नंबर्स, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के बिना। तो इट इज फॉल्स, क्योंकि इन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टाइपिकली नीड टू यूज ए रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होना पड़ेगा। देन you select every nth unit from the sampling frame to create your sample। जे फर्स्ट जो एक सैंपल यूनिट सिलेक्ट करोगे वो रैंडमली करना पड़ेगा। उसके बाद तुम एक गैप देके इंटरवल के बाद, सेम इंटरवल के बाद तुम सैंपल को सिलेक्ट करोगे। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, the sample random sampling in the most primary form of non probability sampling, it is also false, क्योंकि
सैंपल रैंडम सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होता है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक मोस्ट प्राइमरी फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ द वेब बेस्ड रिसर्च। वेब बेस्ड रिसर्च का नीचे दिया हुआ कौन कौन सा एडवांटेज है। ए, इट सेव्स टाइम फॉर द रिसर्चर। बी, द वेब इज ओपन फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑल द डे। सी, डाटा कलेक्शन इज एक्यूरेट एज वेल एज ऑटोमेटिक। D, remote participants provide rich data. E, the digital divide does not have any impact on the data collection. Choose the correct answer from the option given below. देखो इसमें जो E है, the digital divide does not have any impact on data collection. आप वेब बेस्ड रिसर्च करोगे तो उसका डिजिटल डिवाइड का इम्पैक्ट तो आएगा, तो इसका मतलब E एडवांटेज नहीं है, तो ई नहीं आएगा। देखो दो ऑप्शन में ई है, 3 और 4 ऑप्शन में ई है, तो इन दोनों को हटाओ। उसके बाद देखो रिमोट पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड रिच डाटा। रिमोट पार्टिसिपेंट्स किस तरह से रिच डाटा देगा, तो ए भी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, डी को भी हटाओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए, बी एंड सी ओनली। वेब बेस्ड रिसर्च का एडवांटेज है ए, it saves time for the researcher. B, the web is open for participants all the day. C, data collection is accurate as well as automatic. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, given below are two statement. Statement 1, in experimental research we cannot eliminate extraneous factor that influence the outcome. जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो एक्सटर्नस फैक्टर होता है वो उसको इलिमिनेट नहीं कर सकते हो। एक्सटर्नस फैक्टर को इलिमिनेट नहीं कर सकते हो, वो आउटकम पे इन्फ्लुएंस करेगा। इट इज फॉल्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सटर्नस फैक्टर जो है वो उसको रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको इलिमिनेट किया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, in survey research a vast amount of rich and diverse data can be collected. सर्वे रिसर्च में a vast amount of rich and diverse data कलेक्ट किया जा सकता है। it is true, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, टी टेस्ट कैन बी टू टेस्ट मीन डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। टी टेस्ट के द्वारा टू ग्रुप्स का मीन डिफरेंस को टेस्ट किया जा सकता है। इट इज ट्रू, टी टेस्ट के द्वारा दो ग्रुप का मीन डिफरेंस को टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, एनोवा कैन नॉट कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स। एनोवा के द्वारा बिटवीन ग्रुप मीन्स का डिफरेंस को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इट इज फॉल्स, कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन social science research the term gender is preferred only on rare occasion. सोशल साइंस रिसर्च में जो टर्म रिसर्च में जेंडर टर्म को ओनली रेयर ओकेजन में प्रीफेयर किया जाता है। इट इज फॉल्स, सोशल साइंस रिसर्च में जेंडर टर्म को रेयर ओकेजन में यूज नहीं किया जाता है, ये यूजुअली यूज किया जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, द टर्म जेंडर इज सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंसेस रिलेटेड टू बायोलॉजिकल फीचर्स। द टर्म जेंडर बायोलॉजिकल फीचर्स रिलेटेड डिफरेंस का सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। इट इज ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना।
एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चैनल में बहुत सारा PYQ का वीडियो दिया हुआ है रिसर्च का। इससे पहले 8 वीडियोस दिया है, उसमें 80 क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है, तो वो भी देख सकते हो। एंड पेपर 1 का सारे के सारा वीडियो दिया हुआ है, वो भी देख सकते हो। थैंक यू।